वो स्माइल, वो प्योर स्किल और वो थ्रिल जो उन्हें खेलते हुए हमें मिलती थी। लॉन्ग हेयर, अनमैच्ड फ्लेयर और हर ओपोनेंट के दिल में एक डर। प्योर सांबा फुटबॉल, सिल्की ड्रिबलिंग और एक केयर फ्री एटीट्यूड। उनके लिए फुटबॉल कभी विंस और लॉसेस का गेम ही नहीं था। इट वॉज अबाउट एंजॉइंग एवरी सिंगल मोमेंट ऑन द पिच और इस ब्यूटीफुल गेम को एक एब्सोल्यूट आर्ट बनाना। भाइयों, वो एक परफॉर्मर थे, एक एंटरटेनर और एक शोमैन। एक ऐसे प्लेयर जो पिच पर आते ही लोगों के दिल में जॉय और नॉस्टैल्जिया भर देते थे और उनका नाम था रोनाल्डिनियो, द एवर स्माइलिंग मैजिशियन, जो स्ट्रीट फुटबॉल को दुनिया का सबसे बड़े स्टेडियम में ले आया। रोनाल्डिनियो का जन्म ब्राजील में हुआ था, द अल्टीमेट होम ऑफ द फुटसल एंड स्ट्रीट फुटबॉल। बैकग्राउंड काफी पुअर था, लेकिन फुटबॉल उनके ब्लड में था। उनके फादर लोकल क्लब के लिए खेलते थे और बड़े भाई ग्रेमियो के लिए। हालांकि इंजरी की वजह से उनका करियर जल्दी खत्म हो गया और प्रॉब्लम्स यही नहीं रुकी। जब रोनाल्डिनियो सिर्फ 8 साल के थे, उन्होंने अपने फादर को खो दिया। लाइफ बहुत टफ हो गई थी, लेकिन फुटबॉल ही एक अकेली जगह थी जहां उन्हें सुकून मिलता था। फादर के जाने के बाद उन्होंने फुटबॉल को और जोर से पकड़ लिया। अपने नेबरहुड में यूथ मैचेस खेलते वक्त वो अक्सर सबसे छोटे होते थे, इसलिए उन्हें नाम मिला रोनाल्डिनियो, जिसका मतलब है लिटिल रोनाल्डो। फुटसल हो या बीच फुटबॉल हो या स्ट्रीट फुटबॉल, हर जगह रोनाल्डिनियो ही चलता था। जहां भी बॉल किक हो रही होती थी, ये छोटा लड़का वहां दिख जाता था। फुटसल खेलते खेलते उन्होंने अपनी आइकॉनिक स्किल, क्लोज बॉल कंट्रोल और टाइट स्पेस से निकलने की एबिलिटी को डेवलप किया। और फिर आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब वो 13 साल के थे। उन्होंने पूरे कंट्री का अटेंशन अट्रैक्ट किया। एक लोकल मैच में अपनी टीम को 23-0 से जिता दिया और शौक की बात यह थी कि सारे के सारे गोल यानी 23 गोल रोनाल्डिनियो ने ही मारे थे। एवरीवन न्यू दिस किड वाज स्पेशल। 1997 के अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियन में चमकने के बाद अगले ही साल उन्होंने ग्रेमियो की फर्स्ट टीम में प्रमोट कर दिया गया। 1999 में रोनाल्डिनियो सिर्फ 18 साल के थे जब उन्होंने अपनी स्किल से पूरी दुनिया को शॉक करना शुरू कर दिया। एक फाइनल मैच में उन्होंने ब्राजील के 1994 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन दूंगा को ऐसा एम्ब्रेस किया और ऐसी डेंजरस ड्रिबलिंग दिखाई कि लेजेंड 2 अलग ओकेजन पर बिल्कुल क्लूलेस दिखे। उस समय लोग मान चुके थे कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये कुछ अलग है और इसकी फुटबॉल स्किल बहुत ही अलग है। अब पूरी दुनिया की नजर उस पर थी, स्पेशली आर्सेन वेंगर की। और फिर आया 2001। फ्रेंच मैनेजर आर्सेन वेंगर इस ब्राजीलियन वंडर किड को लंदन लाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। मूव ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुका था, लेकिन रोनाल्डिनियो को इंग्लैंड के खेलने के लिए वर्क परमिट ही नहीं मिला और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरा डील कोलैप्स हो गया। आर्सेनल डील टूटने के बाद उन्होंने स्कॉटलैंड जाकर सेंट मिरेन के लिए खेलने के लिए भी सोचा, लेकिन एक फेक पासपोर्ट स्कैंडल में नाम आने की वजह से ये मूव भी कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। वेल, इससे रोनाल्डिनियो का लॉस नहीं बल्कि फायदा हो गया, क्योंकि उसी समर जाके उन्होंने फ्रांस की एक बड़ी लीग पीएसजी को ज्वाइन कर लिया। पीएसजी में रोनाल्डिनियो के साथ मिला एक और स्ट्रीट फुटबॉल लेजेंड से, जेजे ओकोचा। नाइजीरियन मिडफील्डर की प्रेजेंस में रोनाल्डिनियो को एक क्लियर मैसेज दिया कि वो यूरोप में भी अपना रॉ अनफिल्टर स्ट्रीट गेम खेल सकता है। यूरोप में उनका पहला सीजन सॉलिड रहा, हालांकि वो गारंटीड स्ट्राइकर नहीं थे, फिर भी जब मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। अटैकिंग मिडफील्डर, लेफ्ट विंगर और सेकंड स्ट्राइकर, हर पोजीशन पर खेलते हुए उन्होंने हर दूसरे गेम के लिए कंट्रीब्यूट किया। लेकिन उसका पहला सीजन कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रहा। उनके कोच लुइस फर्नांडेज ने कंप्लेन की कि रोनाल्डिनियो जब भी हॉलीडे पर ब्राजील जाते हैं कभी टाइम पर वापस नहीं आते। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि ये यंग ब्राजीलियन फुटबॉल से ज्यादा पेरिस की नाइट लाइफ पर फोकस कर रहा है। उस वक्त ये एक नॉन इशू लगा, क्योंकि इस क्वेश्चनेबल हॉबी के बाद भी पिच पर उनका परफॉर्मेंस इंसेन होता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये आदत आगे चलकर उनके प्राइम करियर को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। बट फॉर नाउ ही वाज द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। रोनाल्डिनियो इस वेव को लेकर सीधा पहुंचे 2002 वर्ल्ड कप में। ब्राजील की टीम में उन्होंने रोनाल्डो और रिवाल्डो के साथ मिलकर एक लिथल पार्टनरशिप बनाई, जिसे कहा गया द 3 Rs। ये रोनाल्डिनो का पहला वर्ल्ड कप था, लेकिन उनका गेम देखकर ये कोई नहीं बोल सकता था कि उन्होंने 5 मैचेस में सीधा 5 गोल मारे होंगे। और वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक फ्री किक गोल अगेंस्ट इंग्लैंड। 40 यार्ड से बॉल ऐसे कर्ल किया कि इंग्लिश गोलकीपर देखता ही रह गया और ब्राजील सीधा सेमीफाइनल में पहुंच गया। इंटरेस्टिंगली, उस हिस्टोरिक गोल के ठीक 7 मिनट बाद उन्हें रेड कार्ड मिल गया। उन्होंने सेमीफाइनल मिस किया, लेकिन फाइनल में उन्होंने वापसी की और जर्मनी को हराकर ब्राजील को 5th वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताई। रोनाल्डिनियो को वर्ल्ड कप ऑल स्टार टीम में जगह मिली। जब वो पीएसजी वापस लौटे, ही वाज अ फीलिंग एब्सोल्युटली अनटचेबल। 2002 और 2003 सीजन से पहले उन्हें क्लब की आइकॉनिक नंबर 10 जर्सी शर्ट मिल गई और इस भारी नंबर के साथ पिच पर उनका फ्रीडम और एंजॉयमेंट एक अलग ही लेवल पर चला गया। उसी सीजन उन्होंने गोल ऑफ द सीजन अवार्ड भी जीत लिया। मिडफील्ड से बॉल लेकर बॉडी फेंट, डेंजरस स्टेप ओवर और एक ब्रिलियंट चिप के साथ बॉल को सीधा नेट में डाल दिया। ये वो चीजें थी जो पहले सिर्फ स्ट्रीट फुटबॉल में दिखती थी, पर ये यंग लड़का इसे यूरोप में बड़े स्टेडियम में लाइव दिखा रहा था। पूरी दुनिया फिर से हैरान थी और बड़े बड़े क्लब इसी आर्टिस्ट्री को अपने स्टेडियम में लाने के लिए डेस्परेट हो रहे थे। 2003 में बार्सिलोना के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जोआन लापोर्ता ने ठान लिया कि वो क्लब को वापस टॉप लेवल पर लाएंगे। उनका प्लान था 3 में से
एक प्लेयर को साइन करना, थेरी हेनरी, डेविड बेकम या रोनाल्डिनियो। हेनरी आर्सेनल में रुक गए और बेकम रियल मैड्रिड चले गए, जिसकी वजह से लापोर्ता को रोनाल्डिनियो के लिए ऑल इन जाना पड़ा। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी लाइन में थी, पर बार्सिलोना ने उन्हें आउटबिट कर दिया और 30 मिलियन यूरो देकर इस ब्राजीलियन को साइन कर लिया। एक ऐसी फी जो आगे चलकर एक एब्सोल्यूट बार्गेन साबित हुई। सिर्फ कुछ ट्रेनिंग सीजन और प्री सीजन गेम के बाद ही बार्सिलोना के कोच फ्रैंक रिस्कार्ड ने हैरानी से कहा था, ही हैज समथिंग स्पेशल एवरी टाइम ही टचेस द बॉल। और जिसे भी डर था, रोनाल्डिनियो ने स्पेन और पूरे यूरोप को एक रियल टैलेंट के साथ अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। सेविला के खिलाफ मैच में उन्होंने अपने हाफ में गोलकीपर से बॉल ली, 2 प्लेयर को ड्रिबल किया और 30 यार्ड से एक ऐसा रॉकेट शॉट मारा कि गोलकीपर देखता रह गया था और पूरा स्पेन समझ गया था कि इस मैजिशियन के आने से अब बाकी टीम के लिए स्कैरी टाइम शुरू होने वाला है। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी था, बार्सिलोना बहुत जल्दी रोनाल्डिनियो पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गई। नवंबर तक रोनाल्डिनियो ने टेबल पर 4th पोजीशन पर ले आए थे, पर तभी उन्हें एक इंजरी हो गई, वो 1 महीने के लिए साइडलाइन हो गए। उनकी एब्सेंस में बार्सिलोना 4 गेम भी नहीं जीत पाई और सीधा 12th पोजीशन पर ड्रॉप कर गई। लेकिन उनके कमबैक मैच में एक गेम बदल गया। एस्पानियल के खिलाफ डर्बी मैच में रोनाल्डिनियो ने 1 गोल और 1 असिस्ट दिया और यहाँ से बार्सिलोना का एक इनक्रेडिबल रन शुरू हुआ। रोनाल्डिनियो के वापस आने के बाद बार्सा अपने अगले 20 लीग गेम में से सिर्फ 1 गेम हारी और बॉटम हाफ से सीधा 2nd प्लेस पर फिनिश किया। इस इंसेन परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने थियरी हेनरी और बैलन डॉर विनर एंड्रिस शेवचेंक जैसे जायंट को पीछे छोड़कर 2004 फीफा वर्ल्ड कप ऑफ ईयर का टाइटल अपने नाम कर लिया था। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले सीजन उन्होंने बार्सिलोना को ला लीगा जीतने में मदद की, जब वो शुरू से ही टॉप पर बैठे थे। अक्टूबर से लेकर सीजन के एंड तक बार्सिलोना टेबल पर टॉप पर रही। रोनाल्डिनियो टीम को चैंपियन लीग के राउंड ऑफ 16 में ले गया, जहां उन्होंने चेल्सी के खिलाफ कंपटीशन का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल गोल स्कोर किया। 5 ओपोनेंट से घिरे होने के बाद भी बिना किसी स्पेस के उन्होंने बॉक्स के बाहर से बॉल को नेट में डाल दिया। रोनाल्डिनियो सिर्फ इफेक्टिव नहीं थे, उनका फोकस एंटरटेनमेंट पर भी था। उनकी स्किल और फ्लेयर ने लोगों को फुटबॉल से प्यार करना सिखाया। बार्सिलोना के कैप्टन चार्ल्स पियोल ने उन्हें हाईएस्ट प्रेज देते हुए कहा था, द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कुड गिव हिम इज दैट ही हैज गिवन बार्सिलोना आवर स्पिरिट बैक, ही हैज मेड अस स्माइल अगेन। वो स्टेडियम में फैंस के चेहरे पर स्माइल और सबको अपना बना देना, और जैसे बार्सिलोना फैन को अभी तक सब कुछ नहीं मिला था। 1 मई 2005 को रोनाल्डिनो ने लियोनेल मेसी के बार्सिलोना के लिए पहला एवर गोल असिस्ट किया। वो एक प्योर पासिंग द टॉर्च मोमेंट था, पर रोनाल्डिनो का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। बार्सिलोना फेथफुल्स के लिए उनके पास एक और बड़ा तोहफा बाकी था। 2004 और 2005 के इंसेन परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने सारे बड़े अवार्ड स्वीप किए। उस साल उन्होंने बैलन डॉर जीता और इंडिविजुअली उनका ग्रेटेस्ट सीजन था, लेकिन टीम के रूप में 2005 और 2006 का सीजन इसे भी बेहतर होने वाला था। इस सीजन की शुरुआत उन्होंने की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एल क्लासिको परफॉर्मेंस के साथ। परफॉर्मेंस इतनी माइंड ब्लोइंग थी कि सैंटियागो बर्नाब्यू के रियल मैड्रिड फैंस ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई, समथिंग दैट हार्डली एवर हैपन। रोनाल्डिनियो से पहले डियोगो मैराडोना अकेले ऐसे बार्सिलोना प्लेयर थे जिन्हें बर्नाब्यू में मैड्रिड फैंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। यही चीज दिखाती है कि उनके कोई हेटर्स नहीं थे। ही वाज अ प्लेयर लव्ड बाय एवरीवन। उसी सीजन उन्होंने बार्सिलोना को 14 साल में पहला चैंपियन लीग टाइटल जिताया, जहां 12 मैचेस में उनका 11 डायरेक्ट गोल कंट्रीब्यूशन था। आर्सेनल के खिलाफ फाइनल में उनका इन्फ्लुएंस क्लियर था। सब लोग सोच रहे थे कि वो फिर से बैलन डॉर जीत जाएंगे, लेकिन 2006 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के नॉकआउट होने से उनके चांसेस हर्ट हो गए। वो बैलन डॉर में 4th और फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ ईयर में 3rd पोजीशन पर आ गए। उन्हें सिर्फ उन प्लेयर ने बीट किया जो उस साल वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचे थे। और पूरा सच तो यह है कि जब से रोनाल्डिनियो बार्सिलोना आए थे और साल था 2006 तक। हाँ, 2006 और 2007 का सीजन भी ग्रेट रहा। 49 अपीयरेंस में 37 डायरेक्ट गोल कंट्रीब्यूशन और एंटरटेनमेंट का वही पुराना डोज। लेकिन तब तक ये साफ हो चुका था कि टाउन में एक नया प्रिंस आ चुका है, लियोनेल मेसी। उस समय मेसी पूरी तरह बार्सिलोना में छा गए थे। उन्होंने रोनाल्डिनियो को ओवरटेक करके बार्सिलोना के मेन मैन का रोल संभाल लिया था। 2007 में मेसी फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ ईयर में 2nd आया और बैलन डॉर की रैंकिंग में 3rd। ये बार्सिलोना में एक नया एरा का साइन था, लेकिन बड़ा बदलाव आया साल 2008 में, जब बार्सा ने एक इनएक्सपीरियंस मैनेजर को हायर किया, पेप गार्डियोला। पेप गार्डियोला के आते यंग मैनेजर ने जो सबसे पहले बड़ा फैसला लिया, उसने सबको शॉक कर दिया। उन्होंने रोनाल्डिनियो को टीम से बाहर के रास्ता दिखा दिया। रोनाल्डिनियो अभी भी दुनिया के बेस्ट प्लेयर में से एक थे, बट सब लोग सोच रहे थे कि गार्डियोला ने ऐसा करा क्यों। बार्सिलोना के शुरुआती 3 साल तक फुटबॉल के लिए डेडिकेट रहने के बाद रोनाल्डिनियो वापस अपनी नाइट लाइफ रूटीन पर लौट चुके थे और ट्रेनिंग पर फोकस कम हो गया था। पेप ने ये देखा और इस ब्राजीलियन को मार्केट में डाल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रोनाल्डिनियो का लाइफ यंग और इनप्रेजेंटेबल लियोनेल मेसी को बिगाड़े। मुझे गलत मत समझना, लेकिन रोनाल्डिनियो उस वक्त सिर्फ 28 साल के थे, सो इट हैड नथिंग टू डू विद एज। उनका लव फॉर नाइट लाइफ ही उन्हें फुटबॉल के पीक से नीचे ले गया। हालांकि बार्सा के लिए यह उनका बेस्ट डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि अगले ही साल क्लब ने हिस्टोरिक सेक्सटुपल जीता। एक्सेसिव नाइट लाइफ की वजह से फॉर्म ड्रॉप होने के बाद भी यूरोप के बड़े क्लब्स उन्हें साइन करने के लिए लाइन में थे। मैनचेस्टर सिटी ने उनके लिए 25.5
5 मिलियन पाउंड के बिड लगाई थी और 2 लाख पर पाउंड की सैलरी ऑफर की थी, जो 2008 के हिसाब से एक शॉकिंग अमाउंट था। पर उन्होंने उसे रिजेक्ट किया और एसी मिलान ज्वाइन कर ली। मिलान में उनका नाइट लाइफ और ड्रिंकिंग का सिलसिला और गहरा हो गया। 30 साल की उम्र तक वो ब्राजील वापस लौट चुके थे, जहां उन्हें फ्लेमिंगो, एथलेटिको मिनेरो के लिए खेला और फाइनली 2015 में प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली। इसके बाद वो कुछ वक्त के लिए इंडिया आए फुटसल का मजा लेने, जहां एक तरफ रोनाल्डिनियो ने दुनिया को खुशी दी और स्माइल करते हुए अलविदा कहा, वहां एक ऐसा प्लेयर भी था जो पूरी दुनिया की उम्मीदों का बोझ उठाकर कोलैप्स कर गया।